नमस्ते, दी ललन टॉप पर मैं सोनाली हूं। मोदी सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाने का फैसला किया है। नाम होगा सहकारिता मंत्रालय। इससे पहले मोदी सरकार ने 2 मंत्रालयों को जोड़कर जल शक्ति मंत्रालय बनाया था। अपने पहले कार्यकाल में भी सरकार ने 2 मंत्रालयों को एक करके नया आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय बनाया था। फिलहाल बात सहकारिता मंत्रालय की करते हैं। जानेंगे कि इस मंत्रालय का काम क्या होगा और पहले वो काम कैसे होते थे। सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सहकार से समृद्धि को साकार करने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है। ये नया मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार करेगा। सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाएगा। सहकारी समितियों को कारोबार में सुगमता हो, इसके लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा। बुधवार 7 जुलाई की रात को आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंत्रालय का प्रभार गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया है। सहकार भारती देश में साल 1978 से सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने का काम कर रही है। ललन टॉप ने संस्था के नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर उदय जोशी से बात की। वे कहते हैं, सहकारिता से जुड़े लोग लंबे वक्त से चाहते थे कि देश में एक अलग सहकारिता मंत्रालय हो। ऐसा होने से सहकारी समितियों का काम और बेहतर तरीके से हो सकेगा। अभी सहकारी समितियां बढ़ रही हैं, उनका काम बढ़ रहा है। ऐसे में हमने ये मांग की थी कि एक अलग मंत्रालय सहकारिता के लिए होना चाहिए। अब सहकारी समितियों का योगदान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी बढ़ जाएगा। फरवरी में हमने इस पर एक मीटिंग की थी और तमाम बातें, सुझाव पीएमओ को भेजे गए थे। सहकारिता यानी कि सहकार्य, यानी साथ मिलकर काम करना। बहुत सारे नागरिक जब साथ मिलकर कोई संगठन बनाकर उसके तहत काम, व्यापार आदि करते हैं तो इस प्रक्रिया को कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता कहा जाता है। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में हुई थी। तब एक अंग्रेज अधिकारी फ्रेडरिक निकलसन ने पहली सहकारी ऋण समिति की स्थापना की थी। भारत के संविधान के भाग 9 ख के अनुच्छेद 243 में इसका प्रावधान किया गया है। देश में इस वक्त 8 लाख से अधिक सहकारी समितियां सक्रिय हैं। भारत में बहुत लंबे वक्त से सहकारिता के तहत काम हो रहा है। कृषि और दूध उत्पादन में तो सहकारिता ने सफलता की नई इबारतें लिखी हैं। यही नहीं, चीनी उत्पादन के क्षेत्र में भी सहकारी समितियों का बड़ा योगदान है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी समितियों को सार्वजनिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच संतुलन बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। साल 1963 में केंद्रीय आपूर्ति और सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम का गठन किया था। सहकारी समिति को डॉक्टर उदय जोशी एक प्योर बिजनेस मॉडल मानते हैं। कहते हैं, सहकारिता निर्धन, निर्बल, गरीब, पीड़ित, शोषित लोगों के लिए है। जो लोग सिस्टम नहीं समझते उनके लिए है। एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ आगे बढ़ने का नाम है सहकारिता। सहकारी समितियां बढ़ रही हैं, लोग जुड़ रहे हैं, इसी से आगे देश बदलेगा। सहकारिता का बेसिक सिस्टम क्या है? सहकारी समिति बनाने के लिए सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत उसे रजिस्टर कराना होता है। समिति बनाने के लिए कम से कम 10 बालिग लोगों की जरूरत होती है। किसी भी धर्म, जाति, लिंग का व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के बाद समिति को परिसंपत्ति रखने का अधिकार मिल जाता है। समिति केस कर भी सकती है और केस लड़ भी सकती है। साथ ही सदस्यों को छोड़कर जाने से भी इस पर कोई असर नहीं होता है। सदस्य समिति के प्रबंधन के लिए एक प्रबंध कमेटी चुनते हैं। ये प्रबंधन कमेटी ही सहकारी समिति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैसले लेती है। सहकारिता के जरिए बहुत से लोग मिलकर व्यापार, कृषि, दूध या चीनी उत्पादन में हिस्सेदार होते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इसलिए होती है ताकि बीच से बिचौलियों को हटाया जाए और जनता के साथ सीधे व्यापार किया जाए, ताकि जनता को अच्छा उत्पाद मिल सके। साथ ही किसान और समिति के सदस्यों को लाभ मिल सके। सहकारी समितियां कई तरह की हो सकती हैं: उपभोक्ता, उत्पादक, विपणन, किसान, सहकारी ऋण, सहकारी आवास आदि। अमूल नाम तो सुना ही होगा। दूध से लेकर घी तक और कई चीजों से लेकर मक्खन तक, ये सब कुछ बनाता है अमूल। वर्गीस कुरियन ने इसकी नींव रखी और आज की तारीख में 26 लाख से अधिक किसानों की सदस्यता वाली संस्था है। अमूल की शुरुआत गुजरात के आणंद गांव से हुई थी। साल 1946 में कुछ किसानों ने इसे शुरू किया था। आज अमूल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। खास बात यह है कि इससे ऐसे बहुत से किसान जुड़े हैं और फायदा कमाते हैं जो ठीक से पढ़ लिख भी नहीं सकते।
एक सामान्य शख्स के लिए अकेले व्यापार करना बहुत कठिन है, लेकिन अमूल में हजारों लाखों किसानों ने मिलकर जो व्यापार किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। क्या सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक सहकारिता के असफल उदाहरण है? सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ सालों में सहकारी बैंकों से जुड़े कई मामले सामने आए हैं। इन बैंकों का नियंत्रण तो आरबीआई के पास है, लेकिन इनका प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। कई बार लोग लोन लेते हैं लेकिन उसको वापस नहीं कर पाते हैं। सहकारी बैंक दूसरे बैंकों की तरह कठिन शर्तों पर लोन नहीं देते। ऐसे में अक्सर इन बैंकों का पैसा मारा जाता है। लेकिन इन तमाम तर्कों से सहकार भारती के नेशनल जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर उदय जोशी सहमत नहीं है। उन्होंने हमसे कहा, ऐसा नहीं है कि सारे कोऑपरेटिव बैंकों में दिक्कत है। आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक बनने से पहले देश में सहकारी बैंक काम कर रहे हैं। दक्षिण भारतीय इलाकों में, खासतौर पर पश्चिमी इलाकों में, गुजरात में, महाराष्ट्र में सहकारी बैंक उन लोगों तक भी पहुंचे हैं जहां तक सरकारी और निजी बैंक नहीं पहुंच पाए। सहकारी बैंकों ने उन लोगों को भी बैंकिंग से जोड़ा है जिन्हें आर्थिक रूप से मदद की जरूरत थी। मैं इसे असफल उदाहरण नहीं मानता। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मेरा नाम है सोनाली। स्टोरी आपके लिए लिखी हमारे साथी वरुण ने। शुक्रिया।